Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab NCERT once again. तो प्रीवियस सेशन में आपने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, छोटा सा टॉपिक कवर किया हमने, छोटा सा वीडियो था। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है वीडियो, लेकिन आधा वीडियो मत देखना, पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वीडियो के एंड में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन दोनों का पूरा एक समरी देखेंगे। और ये वीडियो अगर आपने देखा तो आपको दोबारा पोलन ग्रेन समझने में कभी डिफिकल्टी होगी नहीं। और इस टॉपिक से आपका डेफिनेटली 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन नीट में आएगा ही आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो प्लीज 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 ये सेशन एंड तक देखना। और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करके रखो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ऑल राइट, तो अब हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपके साथ इसका डायग्राम डिस्कस करना चाहती हूँ। तो चलो पहले डायग्राम देखेंगे, फिर थ्योरी देखेंगे, ठीक है? ऑल राइट, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे अपना पोलन ग्रेन, ठीक है? यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है एक सिंपल सा यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट पोलन ग्रेन। और इस पोलन ग्रेन के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है? इट हैज अ डबल लेयर, ठीक है? एक इंटरनल लेयर होती है इसकी और इसके पास एक एक्सटर्नल लेयर होती है। ओके, ऐसा मैंने एक पोलन ग्रेन ड्रॉ किया है। ओके, ऑल राइट, तो ये जो इंटरनल लेयर है इसको हम बोलते हैं इंटाइन, और ये जो एक्सटर्नल लेयर है इसको हम बोलते हैं एक्साइन। सो इन दोनों लेयर्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इन दोनों लेयर्स को हम मिलाकर बोलते हैं स्पोरोडर्म। इन दोनों लेयर्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म। स्पोरो मतलब पोलन ग्रेन और डर्म मतलब क्या होता है? लेयर। तो इंटाइन एंड एक्साइन दे टुगेदर कंस्टिट्यूट स्पोरोडर्म। और इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर हमको देखने को मिलता है एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो दिस इज अवर यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट पोलन ग्रेन। ये हमारा क्या है? यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट पोलन ग्रेन है, यानी कि सिंगल सेल है और इसके पास एक ही न्यूक्लियस है। ओके, और डबल लेयर्ड है। कैसा है ये? इसके पास डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। अब इस पोलन ग्रेन की जो लेयर्स हैं, मतलब इंटाइन, एक्साइन, इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बताए गए हैं, ठीक है? तो हम एक एक करके सबके फीचर्स लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पोलन ग्रेन की एक्सटर्नल लेयर एक्साइन के बारे में। लेकिन वो लिखने से पहले एक और चीज आपको मैं बता दूं, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, यस, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं जर्म पोर। इनको हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। जब आपका पोलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर बैठता है, लेट मी ड्रॉ इट क्विकली फॉर यू। मतलब समझो ये आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है? ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, और ये आपका फीमेल का, सॉरी, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगा? फीमेल का ओव्यूल होगा। यहाँ पर समझो ओव्यूल प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज द ओव्यूल। सो जब आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा तो स्टिग्मा के अंदर एक स्पेशल टाइप की शुगर होती है जिसको हम बोलते हैं सुबेरीन शुगर। आपका ये पोलन ग्रेन ये शुगर एब्जॉर्ब करेगा और पोलन ग्रेन की साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो जैसे जैसे पोलन ग्रेन की साइज बड़ी होगी, जर्म पोर से हमको पोलन ट्यूब निकलता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये जो इंटरनल लेयर है पोलन ग्रेन से, ये जो इंटरनल लेयर है, ये इंटरनल लेयर ऐसे एक्सपांड हो जाती है और यहाँ से आपको ऐसा पोलन ट्यूब निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये पोलन ट्यूब कहाँ से निकलती है? जर्म पोर वाले रीजन से। और कौन सी लेयर एक्सपांड होती है? इंटाइन वाली जो लेयर है, ये इंटाइन वाली लेयर एक्सपांड होके एक पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करती है। किसी एक जर्म पोर से एक ही पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होती है, ठीक है? ऑल राइट, तो चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा पोलन ग्रेन के थ्योरी के बारे में क्या दिया गया है। ऑल राइट, देखो, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि फीमेल के पास जो ओव्यूल होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। If you touch the opened anthers of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellow powdery pollen grains on your finger. अगर आप हिबिस्कस यानी कि आपका जो क्रिसैंथेमम वाला फ्लावर होता है, शू फ्लावर जिसको हम बोलते हैं, अगर आप उस शू फ्लावर के टॉप को टच करोगे तो आपको क्या फील होगा? आपके हाथ पे एक येलो येलो स्टिकी सब्सटेंस चिपक जाएगा। वो स्टिकी सब्सटेंस और कुछ नहीं होता है, वो होते हैं आपके छोटे 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 से माइन्यूट से पोलन ग्रेन्स। Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under microscope. तो आपको क्या बोला है? एक हिबिस्कस का फ्लावर लो, उसका एंथर जब ओपन हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस दिखाई देगा, येलो येलो कलर का एंथर ओपन हो जाएगा।
उसके ऊपर अपना फिंगर ऐसा टच करो और इसी फिंगर को एक ग्लास स्लाइड लो और उस ग्लास स्लाइड के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दो और इस ग्लास स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप वाटर डालो और कवर स्लिप रख के इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, तो आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यस, ऐसा ऐसा सिंगल पोलन ग्रेन दिखाई देगा आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इतना ब्यूटीफुल पार्ट आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देता है और इसी पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमेट। इसी पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट, जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। ओके, ये देखो, ये कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स के इमेजेस आपको बताए गए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नीचे आपने पोलन ग्रेन का इमेज देखा तो कैसा दिखाई देता है? ये देखो, कुछ पोलन ग्रेन ऐसे स्पाइनी होते हैं, मतलब उनके आउटर सरफेस में जो उनकी एक्साइन लेयर होती है ऐसे एकदम कांटे कांटे वाली लेयर प्रेजेंट होती है ताकि ये स्टिग्मा के ऊपर आसानी से ऐसे चिपक जाए। ओके, कुछ पोलन ग्रेन्स एकदम स्मूथ होते हैं। ये देखो, कुछ पोलन ग्रेन्स आपको एकदम स्मूथ दिखाई देंगे। तो स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करता है कि पोलन ग्रेन्स का टेक्सचर कैसा होगा, वो स्मूथ होंगे या वो स्पाइनी होंगे, उनके ऊपर कांटे होंगे, ये सब स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको पोलन ग्रेन लेना है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। यू विल रियली बी अमेज्ड, आप एकदम ऐसे शॉक हो जाओगे कि आपको कितने अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग आर्किटेक्चर, अलग अलग नेचर के पोलन ग्रेन्स देखने को मिल रहे हैं। यू विल बी अमेज्ड बाय द डिफरेंट आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर एंड डिजाइंस सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। तो ये जो इमेजेस आपको बताई गई है ये अलग अलग स्पीशीज के पोलन ग्रेन की इमेजेस है। ठीक है, चलो अब क्विकली हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। ये आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है और इसका हमको डायमेंशन कितना बताया गया है? अप्रोक्सीमेटली 25 to 50 माइक्रोमीटर, 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर हमको बताया गया है। ओके, और ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल यानी कि राउंड स्ट्रक्चर है। इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। तो पोलन ग्रेन में हमको 2 लेयर्स देखने को मिलती हैं। ये है आपकी आउटर वॉल जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, और ये है आपकी इनर वॉल जिसको हम बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन मिला के क्या बनाते हैं? स्पोरोडर्म। एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर मिलके क्या बनता है? स्पोरोडर्म। ओके, द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन and it is made up of sporopollenin which is one of the most resistant organic material known। तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर हम एक एक करके सारे फीचर्स लिखेंगे अपने पोलन ग्रेन के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्साइन के फीचर्स। सबसे पहले हम किसके फीचर्स लिखने वाले हैं? पोलन ग्रेन के एक्साइन के फीचर्स। देखो, इस तरीके से आप अपने बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। सो एक्साइन के बारे में हमको क्या बोला गया है? ये सबसे बाहर की लेयर है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। और ये लेयर कैसी है? हार्ड लेयर है। हार्ड यानी कि टफ लेयर है। इट इज द टफेस्ट लेयर एंड इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट लेयर जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है। किससे बनी है? ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है। सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज हार्ड, टफ। हार्ड और टफ का मीनिंग एक ही होता है। इट इज रेजिस्टेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। किससे बनी है ये? ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई लेयर है। ये हो गया आपके एक्साइन का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, रेजिस्टेंट क्यों बोला गया है बच्चों? इसको रेजिस्टेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि एक्साइन के ऊपर किसी केमिकल, किसी एंजाइम, किसी ऑर्गेनिज्म का जल्दी असर नहीं होता है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। इट कैन विथस्टैंड करना यानी कि झेलना। तो ये जो एक्साइन लेयर है ये बड़े से बड़ा टेम्परेचर झेल सकती है और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली का रिएक्शन ये झेल सकती है। मतलब हमारे पोलन ग्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन है, हमारे पोलन ग्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो एक्साइन मेम्ब्रेन है, इस एक्साइन मेम्ब्रेन के ऊपर ना तो टेम्परेचर का असर होता है ना एसिड का। सो इट इज रेजिस्टेंट टू, ये किस किस चीज के लिए रेजिस्टेंस है? इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, मतलब इसके ऊपर ज्यादा टेम्परेचर का कुछ असर नहीं होगा। इट इज रेजिस्टेंट टू एसिड एंड अल्कलीज, मतलब ना तो इसके ऊपर सॉल्ट का कुछ असर है बेस का और ना ही इसके ऊपर एसिड का कुछ असर होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तब जाके ये ब्रेक होगी, अदरवाइज दिस एक्साइन लेयर इज वेरी 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 टफ। आगे देखो क्या बताया गया है, नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। अब तक ऐसी कोई एंजाइम नहीं पता चली है जो एक्साइन लेयर को ब्रेक कर सके। आपकी ये जो एक्साइन मेम्ब्रेन है, इधर देखो मैं दूसरे कलर से लिख रही हूँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनिक मटेरियल? इट इज मेड अप ऑफ
स्पोरोपोलेनिन। किससे बनी है आपकी ये एग्जाइन की मेम्ब्रेन? स्पोरोपोलेनिन से बनी है। और स्पोरोपोलेनिन को ब्रेक करने वाला कोई भी एंजाइम अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है। नो एंजाइम कैन ब्रेक दिस लेयर। नो एंजाइम कैन ब्रेक दिस एक्साइन लेयर। सो 4 पॉइंट्स हमने क्या क्या लिखे एक्साइन के? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज वेरी टफ एंड रेजिस्टेंट। इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। बड़े से बड़े, हाई से हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव करती है। पोलन ग्रेन की आउटर लेयर ब्रेक नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड में ये रह सकती है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस में ये सर्वाइव कर सकती है। और ये कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है? स्पोरोपोलेनिन से। और इस स्पोरोपोलेनिन को ब्रेक करने वाला कोई भी एंजाइम अब तक तो डिस्कवर नहीं हुआ है। आगे देखो आपको क्या बताया गया है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर। अपर्चर मतलब क्या होता है? ओपनिंग। मतलब ये अपना पोलन ग्रेन है और ये अपना एक्साइन का मेम्ब्रेन है। तो ये एक्साइन का मेम्ब्रेन बीच बीच में पतला हो जाता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं अपर्चर। इन अपर्चर्स को हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर्स, जो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताया था। ये देखो, ये है आपके जर्म पोर्स। कैन यू सी दिस पार्ट? दिस इज द जर्म पोर। ये आपके जर्म पोर वाले स्ट्रक्चर है। ओके। और एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में एक पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर्स देखने को मिलते हैं। 1 2 3, ऐसे एक पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो अब आगे क्या बताया है आपको। 1 सेकेंड। यस, सो अ टिपिकल पोलन ग्रेन शोज aperture known as germ pore where sporopollenin is absent। तो जहां पे आपका germ pore प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका sporopollenin प्रेजेंट नहीं है। जहां पे आपका germ pore है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको sporopollenin की लेयर देखने को नहीं मिलेगी। ये इतना पार्ट सिर्फ इंटाइन लेयर से बना है। किससे बना है? सिर्फ इंटाइन लेयर से। मतलब जहां जहां पे आपका germ pore वाला रीजन है, वो पार्ट सिर्फ इंटाइन लेयर से बना है। मतलब यहाँ पे sporopollenin प्रेजेंट नहीं है। स्पोरोपोलेनिन नहीं है तो ये लेयर आसानी से ब्रेक हो सकती है। तो यहाँ से आपका पोलन ट्यूब निकलता है। ओके, सो जहाँ पे जर्म पोर है वहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है। प्लीज इसको याद रखो, दिस इज नीट क्वेश्चन। इसको याद करो, अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करो। आगे देखो क्या बताया गया है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो आप पोलन ग्रेन्स को सालों तक प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, क्योंकि उसके बाहर ये जो एक्साइन मेम्ब्रेन है, ये एक्साइन मेम्ब्रेन इसको डिग्रेड होने नहीं देगी, क्योंकि ना तो इसके ऊपर किसी एंजाइम का असर होगा, ना किसी केमिकल का असर होगा। तो इसको हम सालों तक संभाल के रख सकते हैं। द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न। देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये जो एक्साइन मेम्ब्रेन होती है, ये बहुत ही डिफरेंट शेप्स और स्ट्रक्चर दिखाती है। फैसिनेटिंग मतलब अमेजिंग, सरप्राइजिंग। और एरे मतलब क्या होता है? रेंज, यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। तो एक्साइन मेम्ब्रेन कभी स्मूथ लेयर देखने को मिलेगी, कभी ऐसे कांटे वाली एक्साइन मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी। तो अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, Why do you think that एक्साइन शुड बी हार्ड? आपके हिसाब से एक्साइन मेम्ब्रेन हार्ड क्यों होना चाहिए? ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एसिड हमारे पोलन ग्रेन को डैमेज ना कर सके। So to avoid any type of chemical, physical or mechanical damage to the pollen grain, the exine membrane should be tough. Exine membrane क्यों tough होना चाहिए? ताकि अपना pollen grain protected रहे। What is the function of the germ pore? क्या बताया मैंने आपको? germ pore का function क्या होता है? germ pore से क्या arise होता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है। जर्म पोर से क्या निकल रहा है? जर्म पोर के पास स्पोरोपोलेनिन नहीं है, सो ये ट्यूब पतली होती है, ये वाला पार्ट पतला होता है। तो यहाँ से क्या अराइज होता है? पोलन ट्यूब। सो ये कमेंट करके आपको बताना है। आगे देखो क्या दिया गया है। चलो शैल वी कंटिन्यू अहेड। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। तो हमने एक्साइन के क्या क्या पॉइंट्स लिखे, ये आप अपनी नोट्स में लिख सकते हो। एक्साइन के हमने क्या क्या, हाँ इधर पे एक लास्ट पॉइंट तो रह ही गया। क्या बोला है? एक्साइन शोज जर्म पोर। एक्साइन लेयर में हमको क्या देखने को मिलता है? जर्म पोर। और जर्म पोर से क्या अराइज होता है? पोलन ट्यूब अराइजेस फ्रॉम दिस जर्म पोर। इस जर्म पोर से क्या निकलते हैं? आपके पोलन ट्यूब निकलते हैं। सो ये 6 पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए तो आपको एक्साइन या पोलन ग्रेन के बारे में, पोलन ट्यूब अराइजेस फ्रॉम दिस जर्म पोर। तो अगर आपने ये 6 पॉइंट याद कर लिए तो आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपका ये एक्साइन का पूरा पार्ट याद हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इंटाइन के बारे में। हमने एक्साइन के बारे में लिखा, अब हम इंटाइन के बारे में इधर ही लिख देते हैं साइड में। ठीक है, थोड़ी सी जगह में इंटाइन हो जाएगा क्योंकि इंटाइन की लेयर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। तो लेट अस राइट अबाउट इंटाइन ओवर हियर। ठीक है, ये एक्साइन का पॉइंट्स हो गया।
अब हम इंटाइन के पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे। इंटाइन लेयर कौन सी होती है? पोलन ग्रेन के अंदर की लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं। काफी सिंपल लेयर है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनती है ये लेयर। इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो इधर पे फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपके इंटाइन का? फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा बच्चा? लेट मी जस्ट चेंज द कलर, कौन सा कलर लूं? ओके, हाँ, सो इंटाइन का फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर। इसको कंटिन्यूअस क्यों बोला गया है? क्योंकि एक्साइन में बीच बीच में ब्रेक आ गया था। एक्साइन में क्या आ गया था? देखो, एक्साइन में बीच बीच में आपको ब्रेक दिखाई दे रहा है, इधर पे एक ब्रेक है, इधर पे एक ब्रेक है, इधर पे एक ब्रेक है, लेकिन इंटाइन में ऐसा नहीं होता है। इंटाइन की लेयर कंटिन्यूअस है। ओके, सो इट इज अ वेरी थिन लेयर, इट इज कंटिन्यूअस लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, यानी सिंपल शुगर्स। ये पॉलीसैकेराइड से बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन शुगर। सेल्यूलोज और पेक्टिन दोनों को डिग्रेड करना काफी आसान है, इसीलिए आपके इंटाइन लेयर से आसानी से पोलन ट्यूब अराइज हो सकता है। आपके इंटाइन से क्या हो सकता है? पोलन ट्यूब आसानी से ऐसे बाहर आ सकता है। सो इट इज अ वेरी थिन लेयर। इंटाइन की जो लेयर होती है वो काफी ज्यादा पतली होती है। ठीक है, ओके, अब आगे देखो क्या दिया गया है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड। ओके, तो हमने एक्साइन के बारे में पढ़ लिया, इंटाइन के बारे में पढ़ लिया। एक्साइन के 6 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए और इंटाइन का 1 पॉइंट हमने पढ़ लिया। बस आपको इंटाइन के बारे में यही पॉइंट याद रखना है कि ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनती है एंड इट इज बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि आप इसको एसिड से या एंजाइम से किसी से भी ब्रेक कर सकते हो। बट एक्साइन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक्साइन लेयर को हम डिग्रेड नहीं कर सकते। सो इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इंटाइन इज बायोडिग्रेडेबल। दिस इज द डिफरेंस पॉइंट। अब आगे देखो आपको क्या बताया है, पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म के बारे में बताया है। ठीक है, द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल्स, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड द अदर वन इज जेनरेटिव सेल। देखो अब आगे आपको क्या बताया गया है, जब आपका ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, ये देखो ये आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। 1 मिनट में ये बाकी सब कचरा हटा देती हूँ इधर से, 1 मिनट। ठीक है, ओके, हाँ, सो देखो इधर पे क्या बताया गया आपको। जब आप, ये आपका पोलन ग्रेन है, जब आपका ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो हमको 2 टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? हमको 2 टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं इस पोलन ग्रेन में। और ये 2 टाइप के सेल्स कौन से हैं? एक है आपका वेजिटेटिव सेल और एक है आपका जेनरेटिव सेल। कौन से 2 टाइप के सेल्स बने हैं? वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। ठीक है, इधर तक समझ में आया सबको? पक्का? ऑल राइट, तो हमने क्या बोला कि जब हमारा पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो वो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल फॉर्म करता है, यानी कि फर्स्ट माइटोसिस होता है। देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज बायोलॉजी इज ऑलवेज इजी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो यह आपका पोलन ग्रेन है, इसके अंदर मतलब बाहर एक्साइन है, इंटाइन है, ये सब तो आपको अच्छे से पता है। अंदर आपका एक सिंगल न्यूक्लियस है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। क्या है? सेंटर में साइटोप्लाज्म का लेयर है। जब आपका ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा, जब आपका ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा इसका फर्दर माइटोसिस। माइटोसिस 1 होगा यहाँ पर। क्या होगा बेटा? माइटोसिस 1 होगा। तो माइटोसिस 1 में हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारा ये जो पोलन ग्रेन है, इंटरनली इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है। तो इंटरनली इसका जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है, बाहर की लेयर वैसी ही रहेगी, एक्साइन और इंटाइन वैसे ही रहेंगे। तो ये तो अंडरस्टैंडेबल है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। तो बाहर की लेयर वैसी ही रहेगी, सिर्फ इंटरनली क्या होगा? इंटरनली आपका माइटोसिस 1 का प्रोसेस होगा। इंटरनली क्या होगा आपका? माइटोसिस 1 का प्रोसेस। मतलब यहाँ पर एक न्यूक्लियस आ जाएगा और यहाँ पर आपका एक न्यूक्लियस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? दिस इज द लार्जर सेल। ये जो बड़ा वाला सेल है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। और ये जो वेजिटेटिव, यस, और ये जो छोटा वाला सेल है दिस इज द जनरेटिव सेल। इस छोटे सेल को हम क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। सो ये माइटोसिस 1 के वजह से हुआ। किसके वजह से हुआ? मतलब फर्स्ट माइटोसिस के वजह से। एक बार माइटोसिस हुआ तो आपको 2 सेल मिला। लार्जर सेल, ये लार्जर सेल क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा है। और जनरेटिव सेल को छोटा क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म कम है। ओके, वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। और आपका जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस, और आपका जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है उसको वैसा ही रहने देंगे, उसको भी हम न्यूक्लियस ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब इधर पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आगे जाके आपका सिर्फ जनरेटिव सेल सेकेंड माइटोसिस करेगा। आपका जनरेटिव सेल क्या करेगा?
सिर्फ ये आगे जाके माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट करेगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस हुआ, यहाँ पे सेकेंड माइटोसिस होगा और आपको सिर्फ जनरेटिव सेल से 2 गैमेट्स मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, मतलब 60% एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 60% स्पर्म एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जहां पर आपका जो एंथर है, रुको थोड़ा डार्क कलर लेती हूँ, हाँ, 60% एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिस केस में आपका जो एंथर है ये आपके 2 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन रिलीज कर देता है। मतलब आपका पोलन ग्रेन वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल जब बन जाता है, ये आपका वेजिटेटिव सेल है और ये आपका जनरेटिव सेल है। तो जब आपका पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में आ गया है, मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल बन गया है, इसको हम बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज, तभी आपका ये पोलन ग्रेन आपके एंथर से रिलीज हो जाएगा और ये जाके बैठ जाएगा आपके स्टिग्मा के ऊपर। किसके ऊपर जाके बैठ जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर। तो 60% एंजियोस्पर्म्स 2 सेल्ड स्टेज में ही पोलन ग्रेन रिलीज कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो हैं, मतलब 60% के अलावा जो बाकी के एंजियोस्पर्म्स है, वो 3 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज करेंगे। अब आप पूछोगे मैम 3 सेल्ड स्टेज क्या होता है? तो 3 सेल्ड स्टेज में हमको क्या देखने को मिलता है? आपका ये जो पोलन ग्रेन है इसका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस वैसा ही रहेगा और आपका जो जनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल है और आपका जो जनरेटिव सेल है ये जनरेटिव सेल के जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएंगे और वो 2 न्यूक्लियस बना लेंगे। तो जो सेकेंड माइटोसिस हो रहा है ये सिर्फ जनरेटिव सेल में हो रहा है। किस में हो रहा है? ये सिर्फ जनरेटिव सेल में हो रहा है। तो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस 2 गैमेट बना लेता है और इन गैमेट्स को हम बोलते हैं मेल गैमेट्स। इन गैमेट को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स। तो ये 2 मेल गैमेट्स बनने के बाद आपके एंथर से ये 3 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन रिलीज होगा। तो देखो ये आपका एंथर है, एंथर में से पोलन ग्रेन कब रिलीज होता है? कभी कभी 2 सेल स्टेज में रिलीज हो जाता है, मतलब सिर्फ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनते हैं तभी रिलीज हो जाता है और जाके ये पोलन ग्रेन सीधा बैठता है फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर। किसके ऊपर बैठेगा? जाके फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा, पॉलिनेशन करेगा। और कभी कभी 3 सेल्ड स्टेज में ये रिलीज होगा। सो 3 सेल्ड स्टेज में जब रिलीज होता है तो उस केस में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो जनरेटिव सेल था उसके अंदर सेकेंड माइटोसिस हुआ और 2 मेल गैमेट्स बने। तो यहाँ पर देखो आपको क्या बताया गया है? द वेजिटेटिव सेल इज बिगर बिकॉज इट हैज अबंडेंट। अबंडेंट मतलब क्या होता है? अ लॉट, बहुत ज्यादा फूड रिजर्व, यानी बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सो द वेजिटेटिव सेल इज बिगर बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। तो हमारे वेजिटेटिव सेल के पास बहुत ज्यादा फूड होता है और बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है। ये देखो ये लार्ज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो लार्ज साइटोप्लाज्म यानी कि काफी ज्यादा क्वांटिटी में फूड प्रेजेंट है। ओके, इट हैज अ लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस एंड द जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल के बारे में देखो क्या बताया गया है? इट इज स्मॉल एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल इतना छोटा है कि उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं? वेजिटेटिव सेल से मिल रहा है। ये देखो ये आपका जनरेटिव सेल है और इस जनरेटिव सेल को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं? आपके वेजिटेटिव सेल से। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म। जनरेटिव सेल कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ऐसे स्पिंडल शेप का दिखाई दे रहा है और इसके बीच में एक न्यूक्लियस है। तो इट इज स्पिंडल शेप एंड इट शोज थिक साइटोप्लाज्म। कैसा साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है हमको? थिक साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है एंड 1 न्यूक्लियस। 60% से भी ज्यादा एंजियोस्पर्म्स में, देखो इधर लिखा गया है, in 60% of angiosperms pollen grains are shed at this 2 celled stage। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में हमको क्या देखने को मिलता है? आपका पोलन ग्रेन जब ऐसे 2 सेल का हो जाता है तो वो 2 सेल स्टेज में ही रिलीज हो जाता है। पोलन ग्रेन क्या हो जाता है? 2 सेल स्टेज में ही रिलीज हो जाता है 60% एंजियोस्पर्म्स में। ओके, ऑल राइट। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको क्या देखने को मिलेगा? In 60% of the angiosperms, the pollen grain is released in the 2-celled stage, and in the remaining species और जो बची हुई species है, the generative cell divides mitotically। तो ये generative cell आगे जाके mitosis करेगा and it will produce 2 male gametes। यानी कि ऐसे 2 male gametes आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो ऐसे 2 male gametes आपको देखने को मिलेंगे। ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको डायग्राम बेटर दिख सके। तो दिस टाइप ऑफ 2 male gametes will be formed in the generative cell because of mitosis। आगे देखो क्या दिया गया है, और गैमेट कैसा हो जाएगा? 3 सेल स्टेज का हो जाएगा और फिर ये रिलीज होगा आपके एंथर में से। ओके, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सिवियर एलर्जीज। पोलन ग्रेन्स की वजह से बहुत सारे लोगों को अलग अलग एलर्जी भी होती है। ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस, अफ्लिक्शन यानी कि प्रॉब्लम, यानी कि सम काइंड ऑफ व्हाट डू वी से, इरिटेशन। अफ्लिक्शन का मतलब होता है इरिटेशन होना। सो पोलन ग्रेन की वजह से बहुत सारे लोगों को अलग अलग रेस्पिरेटरी, क्रोनिक यानी कि सीरियस,
क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अस्थमा हो जाना, यानी कि कफिंग होना, म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा सेक्रेट हो जाना, ब्रोंकाइटिस यानी आपके ब्रोंक्यूल स्वेल हो जाना। सो अलग अलग एलर्जिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इट मे बी मेंशन्ड दैट Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous. क्या बोला गया है हमको इधर पे? पार्थेनियम करके, या जिसका कॉमन नेम कैरेट ग्रास है, ये कैरेट ग्रास इंडिया में जब आया, जब इंडिया में व्हीट इंपोर्ट किया जा रहा था, गेहूं बाहर से मंगाया जा रहा था, तो उसके साथ साथ ये कैरेट ग्रास भी इंडिया में आ गया था। और इस कैरेट ग्रास के वजह से बहुत ज्यादा पोलन एलर्जी पाई जाती है। और ये कैरेट ग्रास आजकल सब जगह पे मिलता है, मतलब रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, हर जगह पे ये ग्रो होता है। यूबिक्विटस मतलब इट इज फाउंड एवरीवेयर, ओमनीवोरस जैसा सब जगह पे ये देखने को मिलता है। ओके, तो पोलन एलर्जी काफी कॉमन एलर्जी है जो बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है। आगे देखो क्या बताया गया है, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। पोलन ग्रेन के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है। इट हैज बिकम अ फैशन इन रीसेंट ईयर टू यूज पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट्स। बहुत सारे लोग पोलन ग्रेन से मेडिसिन बनाते हैं, फूड टैबलेट्स बनाते हैं, और डायरेक्ट वो पोलन ग्रेन खाते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिले। वेस्टर्न कंट्रीज, अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। वेस्टर्न कंट्रीज लाइक जापान एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पे बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स प्रेजेंट है, ऐसे सिरप प्रेजेंट है जिसके अंदर आपके पोलन ग्रेन का न्यूट्रिएंट भरा हुआ है। ये देखो, ये आपका पोलन ग्रेन है और पोलन ग्रेन का सारा न्यूट्रिएंट भरा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी टैबलेट्स प्रेजेंट है जिससे आपको फूड सप्लीमेंट के जैसे हम यूज कर सकते हैं इन टैबलेट्स को। पोलन मतलब हम डायरेक्ट खाएंगे तो हमको न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ऐसा साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया गया है कि डायरेक्ट पोलन टैबलेट खाने से हॉर्सेस की स्पीड और एथलीट्स जो होते हैं, रनर्स जो होते हैं, उनकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया है पक्का? अब आगे देखो फटाक से क्या बताया गया है। व्हेन वंस दे आर शेड, पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। एक बार जब पोलन ग्रेन्स आपके एंथर में से निकल जाते हैं, समझो यहाँ से पोलन ग्रेन निकल गया, तो ये किधर पे जाके बैठेगा? आपके स्टिग्मा के ऊपर जाकर बैठेगा। बिफोर दे लूज देयर वायबिलिटी, यानी कि वो नॉन वायबल हो जाए उसके पहले ही वो स्टिग्मा पे जाके बैठ जाते हैं। वायबिलिटी मतलब क्या होता है? हमारे पोलन ग्रेन का वैलिडिटी, मतलब कब तक वो फर्टाइल है, कब तक वो पॉलिनेशन करने के लायक है। ओके, तो वायबिलिटी लूज होने से पहले ही वो स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? आपको क्या लगता है किसी भी पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कितने टाइम तक रह सकती है? ये तो डिपेंड करता है कि वो पोलन ग्रेन कौन से स्पीशीज का है। तो द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हर एक पोलन ग्रेन की वायबिलिटी अलग अलग होती है, क्योंकि ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, प्रिवेलिंग टेम्परेचर यानी कि करंट टेम्परेचर, एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? मॉइस्चर। तो एयर में कितना मॉइस्चर है, क्या टेम्परेचर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पोलन ग्रेन कब तक वायबल रहेगा। इन सम सीरियल्स सच एज राइस, राइस जैसे क्रॉप्स में हमको क्या देखने को मिलता है? राइस और व्हीट में पोलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। मतलब गेहूं चावल में हमको क्या देखने को मिलता है? जैसे ही इनके पोलन ग्रेन्स एंथर में से बाहर आते हैं, 30 मिनट्स का ही टाइम होता है इनको फर्टिलाइज करने का, नहीं तो ये तुरंत नॉन वायबल हो जाएंगे। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोसेसिए, रोसेसिए मतलब समझो आपका बादाम, लेग्यूमिनेसिए यानी आपके वटाने, हरा वटाना, हरा मटर, और सोलेनेसिया यानी आपके बैगन वगैरह, एग प्लांट, ये जो दूसरी स्पीशीज है, इनके पोलन ग्रेन्स महीनों तक वायबल रहते हैं। सो चावल गेहूं के पोलन ग्रेन्स एकदम छोटे टाइम के लिए वायबल रहते हैं, 30 मिनट के अंदर अंदर आपको उसको सो करना होता है, उसका फर्टिलाइजेशन करना होता है। लेकिन रोसेसिया, लेग्यूमिनेसिया यानी आमंड यानी बादाम वगैरह, हरा मटर वगैरह, इनकी वायबिलिटी 3 मतलब काफी महीनों तक रहती है। You may have heard of storing semen or sperm of many animals including humans for artificial insemination. एनिमल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे स्पर्म बैंक करके, मतलब ऐसे अलग से एक जगह होती है जहाँ पे स्पर्म स्टोर कर सकते हैं या सीमेन स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पोलन ग्रेन भी स्टोर कर सकते हैं। सो अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर स्टोर्ड फॉर ईयर्स। सालों तक हम पोलन ग्रेन स्टोर करते हैं। कैसे? लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से। जब हम लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे करते हैं तो पोलन ग्रेन फ्रीज हो जाता है, और जब पोलन ग्रेन फ्रीज हो जाता है तो ना तो वो आगे ग्रो हो सकता है और ना वो डेड हो सकता है, वो उतने में ही स्टैचू हो जाता है। तो हम पोलन ग्रेन को कैसे फ्रीज करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से, यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस में, और उसको हम
स्टोर कर देते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ही स्टोर कर देते हैं. सो सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. और ये पोलन बैंक जो है, यहाँ पर आपने जो पोलन ग्रेन स्टोर किए हैं, ये पोलन ग्रेन आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो. आपको अगर कोई नया वेराइटी का प्लांट या नया वेराइटी का क्रॉप ग्रो करना होगा, या आपको यही पोलन ग्रेन यूज करके सेम प्लांट ग्रो करना होगा, तो आप इन फ्रोजन पोलन ग्रेन्स को यूज कर सकते हो. जैसे मकेन्स नहीं खाते हो आप लोग, फ्रोजन फूड खाते हो, मतलब बहुत पहले से पैकेज्ड होता है, उसको घर पे लाके सिर्फ फ्राई कर देना है, तो वो वापस से सेम एकदम फ्रेश फूड जैसे लगने लगता है. ठीक उसी तरीके से पोलन ग्रेन को हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर देते हैं, ताकि हमको फ्यूचर में अगर ये पोलन ग्रेन यूज करना हुआ, इसके ऊपर स्टडी करनी हुई या एग्रीकल्चर में यूज करना हुआ, तो हम उसको यूज कर सकते हैं. तो ये था आपका पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पोलन ग्रेन का इंट्रोडक्शन. यहाँ तक सबको समझ में आया है? पक्का? ऑल राइट. तो आई होप आपको पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अब हम शॉर्ट में, हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था और आज के सेशन में पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट पढ़ा है, वो शॉर्ट में एक समरी के रूप में देख लेते हैं. ये देखो, ये है आपका एंथर. लेट मी जस्ट टेक अनदर कलर. यस, ये देखो, ये है आपका एंथर. एंथर के पास स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं. स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करता है? टेप्टम प्रोवाइड करता है. स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर आपके होते हैं पोलन मदर सेल. पोलन मदर सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है. ठीक है, ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोसिस करेगा. मियोसिस के वजह से आपको क्या मिलेंगे? हेप्लॉइड पोलन ग्रेन्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे आपको? हेप्लॉइड टेट्राड, हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे. लेट मी राइट इट ओवर हियर, हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. और ये माइक्रोस्पोर्स कैसे हैं? टेट्राड है. टेट्राड मतलब इनका अरेंजमेंट ग्रुप में है. जब इनके अंदर से वाटर कम हो जाएगा, यानी कि जब ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे, तो डिहाइड्रेट होने के बाद ये एक दूसरे से रिलीज हो जाएंगे और आपको सिंगल माइक्रोस्पोर देखने को मिलेगा. इस सिंगल माइक्रोस्पोर को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन. अब ये पोलन ग्रेन क्या करेगा? ये अपना मैचुरेशन करना स्टार्ट करेगा. ये आपका एक्साइन का लेयर है. एक्साइन का लेयर काफी स्ट्रांग होता है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी केमिकल आपके पोलन ग्रेन को डीनेचर ना कर सके. और इंटरनल लेयर होती है आपकी इंटाइन की लेयर. इंटाइन की लेयर से देखो आगे जाके आपका पोलन ट्यूब बनता है. एम आई राइट? आगे जाके आपका क्या बनता है? पोलन ट्यूब बनता है. तो ये आपका जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन पहले फर्स्ट माइटोसिस करेगा. तो एक बार माइटोसिस करने से दो सेल बनता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस. और जनरेटिव सेल आगे जाके सेकेंड माइटोसिस करता है. सेकेंड माइटोसिस के वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? दो मेल गैमेट्स देखने को मिलते हैं. ये देखो, 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड. तो अब ये कभी कभी क्या होता है, 60% एंजियोस्पर्म्स में, 60% एंजियोस्पर्म्स में आपका जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल्ड स्टेज में ही रिलीज हो जाता है एंथर से. ये सब कुछ एंथर के अंदर हो रहा है. ये सब कुछ किधर हो रहा है? ये सब कुछ एंथर के अंदर हो रहा है. और फिर एंथर से आपका पोलन ग्रेन कभी कभी 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है और कभी कभी 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है. 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होगा तो उसके अंदर 2 मेल गैमेट पहले ही रेडी हो जाएंगे. अगर 2 सेल स्टेज में रिलीज हुआ है तो ये पोलन ग्रेन पहले स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, स्टिग्मा का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, इंटाइन से आपकी पोलन ट्यूब निकलेगी और फिर इस पोलन ट्यूब के अंदर आपका जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस था, ये जनरेटिव सेल माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट बनाएगा. जनरेटिव सेल माइटोसिस करके क्या करेगा? 2 मेल गैमेट बनाएगा. तो ये इस कंडीशन में होता है जब आपका पोलन ग्रेन सेकेंड सेल स्टेज में एंथर से रिलीज होता है. मतलब ये पूरा डेवलपमेंट एंथर के अंदर ही हुआ है. एंथर के अंदर 2 सेल बनने के बाद, मतलब पोलन ग्रेन के अंदर जब 2 सेल बन जाते हैं, ये पोलन ग्रेन है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल जब बन जाता है, तो कभी कभी ये डायरेक्ट पोलन ग्रेन से एंथर से रिलीज हो जाता है. और कभी कभी 3 सेल स्टेज होने के बाद, मतलब ये स्टेज अचीव करने के बाद ये एंथर से रिलीज होता है. तो अगर 3 सेल स्टेज में ये एंथर से रिलीज हुआ है तो हमको क्या देखने को मिलेगा? आपका जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब कहाँ से अराइज हो रहा है? इंटाइन वाली लेयर से अराइज हो रहा है. और पोलन ट्यूब के अंदर आपके ये जो 2 मेल गैमेट्स हैं, ये आगे जाएंगे और फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेंगे और ओवम बनाएंगे. तो दोनों ही केसेस में आगे जाके मेल गैमेट्स का फ्यूजन फीमेल गैमेट के साथ होता है. और इस तरीके से ये रहा आपका पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन का समरी. आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा. जो नोट्स हमने बनाए हैं वो नोट्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे. एम आई क्लियर? और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, मतलब वीडियो को लाइक कर दो. अगर अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फ्री और कंटेंट एजुकेशन पहुंचना चाहिए, यानी गुड क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना चाहिए. और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें. जो बच्चे 2021 में नीट देने वाले हैं उनके लिए हम डेली बेसिस पर PYQ MCQ सॉल्विंग सेशन लेकर आते हैं.
प्रीवियस ईयर MCQ सेशंस हम लेकर आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2021 के स्टूडेंट्स के साथ भी ये चैनल शेयर करो, और जो बच्चे CBSE बोर्ड्स देने वाले हैं 2022 में, प्लीज शेयर दिस चैनल विद देम ऑल्सो, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट फ्री एजुकेशन एंड दैट टू क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन। तो बने रहिए ज्ञान लैब NCERT चैनल के साथ, हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस लाते रहेंगे, और आप हमारी हेल्प कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक चैनल को पहुंचाने में, और हम आपकी हेल्प करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट एजुकेशन देने में। चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, टेक केयर।